हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवर्स मेंटर प्रिया। मैं प्रिया आज आप सभी के लिए इंग्लिश पेडागॉजी के आंसर कीज लेकर के आई हूँ, जो पेपर आपका 31 जुलाई को हुआ था। इंग्लिश पेडागॉजी का पेपर सब बच्चे बोल रहे थे कि मैम बिल्कुल पढ़ाया हुआ नहीं आया था, अलग से आया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है आपका, ये बेसिक नॉलेज पे आया था कि आपके जो इजी नोट्स वगैरह हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस थे ये वो बिल्कुल भी नहीं थे। अगर किसी बच्चे ने कायदे से डिटेल स्टडी की है इंग्लिश पेडागॉजी की, तो वो बच्चा ज़रूर से ज़रूर उसने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और आप सब ने भी अच्छा किया होगा। लेकिन काफ़ी बच्चे बहुत परेशान थे कि पता नहीं उनका पेपर कैसा हुआ है। तो आज मेरे पास जो ये पेपर सेट है ये सीरीज़ डी है, तो जिन बच्चों का सीरीज़ डी हो वो मैच कर लीजिएगा और जिन बच्चों की सीरीज़ ए बी सी और कोई और हो तो वो अपने क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या था। और क्वेश्चन को देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चे भी आंसर की को देख सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था पेपर में वो था लेसन प्लानिंग बेस्ड ऑन द हर्बर्टियन अप्रोच इन्वॉल्व्स, यानी कि जो पाठ योजना है हर्बर्ट अप्रोच की वो क्या थी। तो ऑप्शंस थे आपके ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी इन टीचिंग प्रैक्टिसेस, असेसिंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फ्रॉम द डाइवर्स सोर्सेस। ये आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि असेसिंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा था कि ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था द एनसीईआरटी फ्रेमवर्क फॉर लेसन प्लानिंग एम्फेसाइजेस। जो एनसीईआरटी था आपका, इसने फ्रेमवर्क किया था लेसन प्लानिंग को, वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, तो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपका था वो था कि ईयर एंड यूनिट लेसन प्लानिंग इंश्योर्स। तो आपके ऑप्शंस थे कंटिन्यूटी इन इंस्ट्रक्शनल कंटेंट अक्रॉस ग्रेड लेवल्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस सर्कुलर थीम्स, इंक्लूजन ऑफ लोकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग मेथड्स। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंटिन्यूटी इन इंस्ट्रक्शनल कंटेंट अक्रॉस ग्रेड लेवल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल सच एज ऑडियो विजुअल एड्स एंड OER मॉक्स आर यूज्ड टू इनहेंस क्लासरूम एंगेजमेंट एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। बिल्कुल सही है। सपोर्ट डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शन भी आपका सही है। प्रमोट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज राइट वन ओवर हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन्वॉल्व्स। जो आपकी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, वो क्या इन्वॉल्व करती हैं, तो ऑप्शन है आपके कॉम्प्रीहेंडिंग स्पोकन लैंग्वेज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, pronouncing words and sounds accurately, writing coherent and cohesive paragraphs, and engaging in meaningful conversations। तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बी और डी आपके इसमें से सही लग रहे थे, बट यहाँ पे जो एक सॉलिड आंसर आपका सही होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं तो फिर आप क्या करेंगे, प्रोनाउंसिंग वर्ड्स एंड साउंड्स एक्यूरेटली और इंगेजिंग इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, दोनों ही आंसर यहाँ पे सही बैठ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और हो सकता है यूनिवर्सिटी ने डी ऑप्शन सही किया हो, तो बट यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बी आंसर सही होगा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड। जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं वो क्या इंक्लूड करती हैं, एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड ओपिनियंस फ्लुएंटली। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर के सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीडिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन्वॉल्व। जो आपकी रीडिंग स्किल्स है इंग्लिश लैंग्वेज की वो क्या इन्वॉल्व करती है? अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल। ए ऑप्शन इज राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड। जो आपकी राइटिंग स्किल है वो क्या इंक्लूड करेगी? तो कंस्ट्रक्टिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड एसेज एंड रिपोर्ट्स। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था इवेलुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज इसेंशियल फॉर। जो आपका मूल्यांकन है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में वो किस चीज़ के लिए इसेंशियल होगा, महत्वपूर्ण होगा? तो मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, दिस वन इज करेक्ट। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। 10 नंबर का जो क्वेश्चन था आपका वो था डायग्नोस्टिक इवेलुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एम्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिमीडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज आर यूज टू। जो आपकी उपचारात्मक टीचिंग थी वो क्या करती है, कहाँ पे प्रयोग करती है? तो एड्रेस स्टूडेंट्स लर्निंग गैप्स एंड डिफिकल्टीज। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग कल्चरल एंड जेंडर बायसेस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स, अलाइनमेंट विद करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस जो आपके हैं वो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट इज टू measure students learning outcomes, identify students preferred in learning styles, assess students extracurricular activities, determine students physical fitness level। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, क्योंकि जो पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट होता है आपका वो स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको मेज़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन इवेलुएशन मेथड्स अलाउज फॉर। जो आपका टेक्नोलॉजी है इवेलुएशन मेथड में मूल्यांकन की प्रक्रिया में वो क्या था? ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड फीडबैक, इंक्रीज्ड ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था द इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज इज प्राइमरीली ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जो इंग्लिश है ग्लोबल लैंग्वेज वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को प्राइमरीली ड्यू टू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यहाँ पर 16 नंबर का, वो था इंग्लिश इज कंसीडर्ड अ लिंग्वा फ्रेंचा विच मीन्स इट इज़ स्पोकन बाय अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ नेटिव स्पीकर्स। ये आपका नहीं है आंसर। यूज्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज, दिस वन इज़ द राइट वन ओवर हियर। क्योंकि जो आपकी इंग्लिश है वो लैंग्वा फ्रेंचा में क्या कंसीडर्ड करती है? तो यूज्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव जो लैंग्वेजेस हैं उनको आपको यहाँ पे प्रेफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन द इंडियन स्कूल करिकुलम इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। ऑप्शन थे आपके यहाँ पर द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द ग्लोबल डिमांड फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज। आंसर आपका यहाँ पे बी सही होगा, द ग्लोबल डिमांड फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ठीक है। 17 का जो आपका ऑप्शन बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ESL इंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन।
कि जो आपकी इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज है वो कौन से निर्देश पे फोकस करती है, तो डेवलपिंग नेटिव लाइक फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशनल सेटिंग्स। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज है वो आपका फोकस करेगा इन्हेंसिंग, मतलब इन्हेंस करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स को फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंक्लूड। जो इंग्लिश टीचिंग का रोल है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या इंक्लूड करता है, तो फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, फैसिलिटेटिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो रोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है इन तीनों ऑप्शंस को बिल्कुल भी इंक्लूड कर रही है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। द टेक्नोलॉजी ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस एम्स। जो पोइट्री की टीचिंग है, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं, द टीचिंग ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस एम्स टू develop students appreciation for literary aesthetics, enhance students ability to analyze the poetic devices, the foster creativity and the self expression। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। जो बी ऑप्शन मतलब बी नंबर है आपका क्वेश्चन, वहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ अ लेसन प्लान। जो आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस है लेसन प्लान की, वो क्या इन्वॉल्व करती है, तो आइडेंटिफाइंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट वन ओवर हियर, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें ही हैं ये तीनों चीज़ें लेसन प्लान में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश एम्फसाइजेस। एक सेकेंड, हाँ ए ऑप्शन था आपका डेवलपिंग स्टूडेंट्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, फोकसिंग ऑन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड रूल्स, यूजिंग ट्रांसलेशन एज अ लर्निंग टूल, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच है टीचिंग इंग्लिश का, वो ये तीनों ही ऑप्शंस को सही बैठा रहा है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स in English teaching includes speaking, listening, reading and writing, memorization and repetition and drills, literary analysis and interpretation, grammar rules and sentence structure। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये सीरीज़ आपकी मतलब कि सही नहीं है, क्योंकि LSRW आपका यहाँ पे सही होता है, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन हो सकता है क्रोनोलॉजिकल वर्ड्स यहाँ पे आपके नहीं आए हैं, तो लेकिन ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी कि आपकी जो तकनीकी है उसका रोल क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में सॉरी, ए ऑप्शन है आपका इनहेंसिंग लैंग्वेज लर्निंग थ्रू मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, फैसिलिटेटिंग वर्चुअल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड असेसमेंट। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पर कि जो आपका टेक्नोलॉजी का रोल है वो आपको इन्हेंस करेगा आपके लैंग्वेज लर्निंग को थ्रू मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, मल्टीमीडिया के रिसोर्सेज के द्वारा, फैसिलिटेटिंग वर्चुअल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। आपका जो वर्चस्व जो होगा वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन होगा एक दूसरे से, प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड असेसमेंट। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग इन टीचिंग टीचर एजुकेशन फोकसेस ऑन। जो आपका माइक्रो टीचिंग है वो क्या है, बहुत से बच्चों ने इसमें ए ऑप्शन को सही किया होगा टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स, लेकिन आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कोलैबोरेटिंग विद पीयर्स इन लेसन प्लानिंग, क्योंकि जो माइक्रो टीचिंग है वो सूक्ष्म शिक्षण है जो अपने सहकर्मियों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
26 नंबर का जो क्वेश्चन है, द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क इज़ यूज्ड फॉर, जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क था वो किस चीज़ में यूजफुल था, तो असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एनालिसाइजिंग द लिटरेरी टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग लेसन प्लान्स। तो फिर आपकी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो क्या किस चीज़ पे आपको डिपेंड करती है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे बताया था कि ए ऑप्शन उन्होंने किया है, असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स और डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में कन्फ्यूज़न था। लेकिन जो आपका यहाँ पर है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का फ्रेमवर्क वो ऑर्गेनाइजिंग लेसन प्लान्स पे होगा, क्योंकि इन लोगों ने ही जो यहाँ पे जो थे नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव उन्होंने शैक्षिक वर्गीकरण ही तो किया था ब्लूम्स ने, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। और ए ऑप्शन भी बच्चों ने बोला है कि सही है, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन ही सही है। अब यूनिवर्सिटी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही करती है, बट बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। Lesson planning involves considering students' prior knowledge and interests, learning styles and preferences, cultural and linguistic backgrounds, all of the above। तो all of the above आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स TLM जिनको बोलते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स, क्या करता है आपका TLM, तो इन्हेंसिंग स्टूडेंट्स इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को जो आपके शैक्षिक जो आपके उपकरण हैं मतलब की सामग्री है वो बच्चों को इंगेज करती है क्लासरूम में और मोटिवेट करती है। कैटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए डिफरेंट आपकी स्टाइल्स और आवश्यकताओं पे भी आप ये काम करती है TLM। और इनफोर्सिंग एंड कंसोलिडेटिंग लर्निंग आउटकम्स, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER एंड MOOCs आर बेनिफिशियल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग बिकॉज दे provide access to a wide range of learning materials, promote self-paced and independent learning, foster global collaboration and knowledge sharing and all of the above। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड जो आपके MOOCs थे वो बेनिफिशियल थे, प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू अ वाइड रेंज, काफ़ी वाइड रेंज है लर्निंग मटेरियल्स में, प्रमोट करते हैं सेल्फ पेस्ड एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग को, क्योंकि देखिए जो आपके ऑनलाइन ये क्लासेस होती हैं मतलब कि जो आपके मॉक्स एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, तो बच्चा इसमें खुद से ही तो पढ़ता है ना, तो आपका ए बी तो सही हो रहा है। फिर है देखते हैं फोस्टर ग्लोबल कोलाब्रेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, बिल्कुल सही है, तो फिर आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए इसमें, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन्वॉल्व्स, जो आपका लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है टीचिंग में वो क्या इन्वॉल्व करता है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने इसको करेक्टली आंसर किया होगा तो उन बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि इस पेपर में 6 से 7 क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। तो अगर उन बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहे होंगे तो फिर उन्होंने तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है। तो देखते हैं ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, तो प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स एंड साउंड्स एक्यूरेटली और इंगेजिंग इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। बट जो आपकी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, अगर आप सुन रहे हैं अच्छा और समझने की आपकी अच्छी स्किल है तो फिर आप क्या करेंगे, इंगेजिंग इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, आप एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में इंगेज रहेंगे। और प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स ये आपका स्पीकिंग स्किल्स में चला जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है स्पीकिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड, जो आपका जो
31 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड ओपिनियंस फ्लुएंटली, रीडिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन्वॉल्व्स, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे सही होगा। अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, क्योंकि अगर आपको पढ़ने की अच्छी नॉलेज है, स्किल से अच्छी, तो आप समझ सकेंगे एक अच्छे आइडिया को, मेन आइडिया जो उसका सपोर्ट करेंगे उसकी डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 34 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है द पर्पस ऑफ इवेलुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये आपका है असेसिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड प्रोग्रेस, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एवेलुएशन का पर्पज़ ही यही है मूल्यांकन का, कि वो बच्चे की प्रोफिशिएंसी एंड प्रोग्रेस को एसेस करेगा और फीडबैक देगा, क्योंकि बच्चे आगे ग्रोथ कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। इनफॉर्म इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड एडेप्टेशन, बिल्कुल सही है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये आपका निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी कि आपका निर्माणात्मक जो यहाँ पर असेसमेंट होगा वो क्या है, तो किस चीज़ को रेफ़र करता है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ऑन गोइंग असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, फाइनल असेसमेंट एट द एंड ऑफ अ यूनिट और कोर्स, स्टैंडर्डाइज द टेस्टिंग फॉर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट, तो ए ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ऑन गोइंग असेसमेंट होता है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस में, और जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है वो आपका एंड ऑफ अ यूनिट और कोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रूब्रिक्स आर यूज्ड इन असेसमेंट टू, ये आपका है यहाँ पर, प्रोवाइड क्लियर क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, इंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, गिव स्टूडेंट्स फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे एक्यूरेट नहीं पता है, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि जो रूब्रिक्स हैं वो आपकी यूज़ की जाती हैं असेसमेंट के लिए, तो देखिए रूब्रिक्स जो आपका होता है वो मतलब एक जो आपके मार्किंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक असेसमेंट टूल होता है कि जो आपको मतलब प्रोवाइड कराता है, आपकी हेल्प करता है मार्किंग में, और इसका ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए वो यहाँ पर प्रोवाइड क्लियर क्राइटेरिया फॉर द मार्किंग होता है, यहाँ पे इवैल्यूएशन दिया है तो मार्किंग भी आपकी इवैल्यूएशन के थ्रू ही होगी। इंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, देखिए ग्रेडिंग में भी ये आपको कंसिस्टेंसी और फेयरनेस इंश्योर कराता है। गिव स्टूडेंट्स फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू, देखिए जो आपका डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शंस है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में वो क्या रेफ़र करता है, तो अडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज टू मीट डाइवर्स लर्नर्स नीड, बिल्कुल सही है। असाइनिंग डिफरेंट टास्क टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी लेवल्स, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स फॉर ईच स्टूडेंट्स, तो ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके हैं पेपर में वो ऑल ऑफ द एबो हैं, तो ऑल ऑफ द एबो आपके सही आंसर्स हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपका ऑल ऑफ द एबो सही नहीं है, तो बहुत से बच्चों ने आई थिंक ऑल ऑफ द एबो ही वहाँ पे टिक किया है, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो ऑल ऑफ एबो को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी आगे आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज़ टू, जो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है ये आपका क्या मतलब करता है,
कहाँ पे आपका उसका उद्देश्य क्या है और हेल्प कहाँ पे करता है, तो आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग गैप्स एंड डिफ़िकल्टीज़, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि जो निदानात्मक आपका मूल्यांकन होता है वो बच्चे की समस्याओं को ही तो सॉल्व करता है ना, उनकी बच्चों की समस्याओं को हल करके उनको एक उपचार देता है रिमीडियल टीचिंग के थ्रू। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट आर वैल्यूएबल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग बिकॉज दे। जो आपका सेल्फ असेसमेंट है और जो आपका पीयर असेसमेंट है, पीयर एक प्रकार से ग्रुप होता है, तो देखिए वो आपका क्या है, वैल्यूएबल कहाँ पे होता है, तो इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ इवैल्यूएशन स्किल, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन डेवलपमेंट हिस्टोरिकली ड्यू टू इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, बिल्कुल सही है। इन्फ्लुएंस ऑन अदर लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, ऑल ऑफ द अबव इज राइट वन ओवर हियर, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है द पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन द इंडियन स्कूल करिकुलम इज डिटरमाइंड बाई। देखिए जो आपकी पोजीशन है इंग्लिश की आपके इंडियन स्कूल करिकुलम जो पाठ्यक्रम है आपका वो किस चीज़ पर निश्चित है, तो रीजनल लैंग्वेजेस है, द 3 लैंग्वेज फार्मूला है, नेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश मतलब है आपकी इंडियन स्कूल के करिकुलम में वो आपका यहाँ पे डिपेंड करता है एज अ नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है। 3 लैंग्वेज फार्मूला देखिए कोठारी कमीशन ने 1966 में आपको दिया था, जिसमें कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग थी, सेकंड लैंग्वेज आपकी जो थी वो आपकी थी मतलब इंग्लिश आपकी होनी चाहिए उसमें, और थर्ड लैंग्वेज आपकी जो थी वो फॉरेन लैंग्वेज में आती थी। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग सही लग रहा है। और देखिए इंग्लिश आपकी रीजनल लैंग्वेज तो होगी नहीं इंडियन करिकुलम के अकॉर्डिंग। नेशनल लैंग्वेज को देख सकते हैं यहाँ पर हम, बी और सी में कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बी नंबर यहाँ पे सही है और सी भी सही लग रहा है, क्योंकि देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूले में जो आपकी इंग्लिश थी वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं आपकी सेकंड लैंग्वेज में थी, और यहाँ पे इंग्लिश ही पूछा गया है कि इंडियन स्कूल करिकुलम में क्या है। तो आई थिंक द 3 लैंग्वेज फार्मूला इज़ राइट वन ओवर हियर, तो सी ऑप्शन को लेके भी चलते हैं, 50-50 का चांस यहाँ पे ले लेते हैं। अब जिस बच्चे ने बी सही किया है उसका भी सही है और सी किया है, तो 50-50 यहाँ पे उसका सही है। अब यूनिवर्सिटी जो सही करती है ये उस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द सेकेंडरी लेवल इज़ टू, जो आपका प्राइमरी एम है इन टीचिंग पढ़ाने का इंग्लिश सेकेंडरी लेवल पे, वो क्या होना चाहिए, डेवलप फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, इनहेंस लिटरेरी एप्रिसिएशन, इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, अचीवमेंट एजुकेशनल सोसाइटल एंड द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो सेकेंडरी लेवल होती है वो हमारी हाई लेवल मानी जाती है। उनका प्राइमरी एम यही होगा, अचीव एजुकेशनल सोसाइटिकल एंड द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उनको अचीव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन बाई, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है वो कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इंटीग्रेशन में किसके द्वारा, तो प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इन्हांसिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट वन ओवर हियर, क्योंकि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। टीचिंग इंग्लिश जो आपकी है कंट्रीब्यूट करती है इन तीनों चीज़ों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज रेफर्स टू। देखिए इंग्लिश जो आपकी है एज अ सेकेंड लैंग्वेज वो रेफर्स करती है कि लर्निंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, नहीं ये तो फॉरेन लैंग्वेज तो नहीं है यहाँ पर। लर्निंग इंग्लिश इन एडिशन टू द नेटिव लैंग्वेज, लर्निंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग इंग्लिश इज़ अ बाईलिंगुअल कंटेंट। तो जो आपकी इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज रेफर करती है कि लर्निंग इंग्लिश इन एडिशन टू द नेटिव लैंग्वेजेस। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्लूड्स इट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेजेस, अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस एंड ऑल ऑफ द एबो। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज, जो क्योंकि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, पुरानी जो यहाँ पर भाषा दी हुई हैं वो इंक्लूड्स करती हैं, मतलब प्रभाव इनका कहाँ से था, तो लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस से ही था, ये फ्रेंच एंड जर्मन एंड अरेबिक एंड पर्शियन से नहीं था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द अबव जिन बच्चों ने किया है उनका गलत हो गया होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे नहीं होगा, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द प्रेजेंट सिनेरियो द इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस domains such as business and commerce, science and technology, literature and arts, all of the above। तो आपका यहाँ पे all of the above बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी इंग्लिश है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, वेरियस डोमेन्स इनके क्या है, बिजनेस में भी है, कॉमर्स में भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है और लिटरेचर एंड आर्ट्स में भी है। तो D1 इज़ द राइट वन ओवर हियर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, English plays a significant role in the Indian school curriculum due to। अब देखिए इंग्लिश का जो प्ले है, सिग्निफिकेंट रोल है इंडियन स्कूल करिकुलम में, वो क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब देखिए जिन बच्चों ने डी ऑप्शन यहाँ पे किया होगा, ऑल ऑफ द अबव, उनका गलत हो गया होगा, क्योंकि जो इंग्लिश प्ले है वो सिग्निफिकेंट रोल उसका इंडियन स्कूल करिकुलम में वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ही है। तो ए ऑप्शन इज़ राइट वन ओवर हियर। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, द थ्री लैंग्वेज फार्मूला इन इंडिया प्रमोट्स द लर्निंग ऑफ। जो आपका थ्री लैंग्वेज फार्मूला था वो क्या था, तो रीजनल लैंग्वेजेस ओनली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थ्री लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज थोड़े ही ना थी, तो ए ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। इंग्लिश, हिंदी एंड अ रीजनल लैंग्वेज, ये सही बिल्कुल बैठ रहा है। फिर है इंग्लिश, हिंदी एंड अ फॉरेन लैंग्वेज, नहीं यहाँ पर ये देखिए नहीं होगा। और फिर है इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला में क्या था, फर्स्ट आपकी मदर टंग थी, ठीक है, मातृभाषा थी, मतलब आपने जहाँ पे जन्म लिया है उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है बच्चा वही भाषा ही सीखता है, तो वो तो आपकी होगी रीजनल लैंग्वेज। फिर बच्चे को क्या है, इंग्लिश और हिंदी सिखाई जाएगी ना, क्योंकि इनके अलावा भी तो बच्चे का काम नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीचिंग इंग्लिश एट द सेकेंडरी लेवल एम्स टू डेवलप स्टूडेंट्स। दो टीचिंग इंग्लिश है सेकेंडरी लेवल पे, उसका क्या उद्देश्य है देख लेते हैं, लक्ष्य क्या है उसका, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़, ऑल ऑफ द एबो। तो देखिए ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो सेकेंडरी लेवल होता है वहाँ का एम होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन स्किल भी उसको आनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द एबो इज़ राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। जो आपका टीचिंग इंग्लिश का रोल है वो एजुकेशन में डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड करता है, इन्हेंसिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़, बिल्कुल सही है, क्योंकि संज्ञानात्मक अगर योग्यता आपके अंदर नहीं है ज्ञान की तो फिर बेकार है। फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, बिल्कुल सही है, आपके अंदर कल्पना की क्षमता भी होनी चाहिए और सृजनात्मकता की भी होनी चाहिए। प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ द एबोव। तो आपका ऑल ऑफ द एबोव यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका, टीचिंग इंग्लिश कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटल डेवलपमेंट बाय इनकरेजिंग सोशल कोहेशन एंड हार्मनी, ठीक है। फिर आपका है, ब्रिजिंग द लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल गैप्स, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स फॉर सोशल मोबिलिटी, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका इंग्लिश एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन बाय प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज, facilitating intercultural understanding and dialogue, strengthening the नेशनल आइडेंटिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका English language proficiency is crucial for international understanding because facilitates the global communication, promotes cultural exchange and collaboration, enables participation in the global workplace and all of the above। तो all of the above आपका बिल्कुल सही आंसर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द सेकेंडरी लेवल इंक्लूड्स। दो मतलब सेकेंडरी लेवल पे जो टीचिंग इंग्लिश है उसका उद्देश्य क्या है, तो डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल बिल्कुल सही है, प्रमोटिंग लिटरेरी एप्रिसिएशन ये भी सही है आपका, इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड ऑल ऑफ द एबव। तो तीनों ही ऑप्शन आपके जो यहाँ पे सही हैं, तो आपका ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोज पोइट्री कंपोजिशन एंड ग्रामर और टॉट टू डेवलप द स्टूडेंट्स वोकेबलरी स्किल्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस राइटिंग ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोज पोइट्री कंपोजिशन एंड द ग्रामर है वो आपके क्या डेवलप करेंगे बच्चे में, तो वोकेबलरी भी उसको डेवलप करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे। तो डी वन इज़ द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट है आपका pedagogical analysis involves analyze the teaching based on। ऑप्शन है आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, चोजन मेथड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि जो पेडागॉजी का जो एनालिटिकल जो आपका इन्वॉल्व्स है वो टीचिंग बेस पे क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी करेगा, वो लर्निंग एक्सपीरियंस को भी करेगा, और चोजन मेथड जो आपके मतलब कि जो विधियाँ हैं उनको भी तो उसने प्रयोग किया है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश इज दैट method refers to specific techniques while approach refers to overall philosophy। Method focuses on the grammar while approach focuses on communication। Method is teacher centered and while approach is student centered। फिर है आपका मेथड इज थ्योरेटिकल एंड वाइल अप्रोच इज प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके वो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन थी, मुझे इसका एक्यूरेट आंसर नहीं पता है, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर इसका नहीं बता पाऊँगी, लेकिन गेस वर्क पे मैं आपको आंसर बिल्कुल बताऊँगी। क्योंकि देखिए जो डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच में है, मेथड आपकी विधि हो गई, अप्रोच जो आपका होता है वो आपका एक अप्रोच होता है किसी चीज़ को मतलब कि प्रैक्टिकली देखने का। तो मेथड रेफर्स टू स्पेसिफिक टेक्निक्स, ठीक है, और वाइल अप्रोच रेफर्स टू ओवरऑल फिलॉसफी। तो ए ऑप्शन मुझे यहाँ पर सही लग रहा है, और एक्यूरेट आंसर मुझे नहीं पता है। वैसे भी आपको 100 में 75 करने हैं, तो इसका आंसर अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ए मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इन टीचिंग इंग्लिश एम्फसाइजेस translation of English sentences into the native language, grammatical analysis and rules memorization, oral communication skills and the immersive language learning। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है वो ग्रामेटिकल एनालिसिस एंड रूल मेमोराइजेशन भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश फोकसेस ऑन। जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो क्या होगा, कन्वर्सेशनल एंड सिचुएशनल लैंग्वेजेस यूज़। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बाइलिंगुअल मेथड इन टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स। जो आपका बाइलिंगुअल मेथड है वो इन्वॉल्व क्या करेगा टीचिंग इंग्लिश में, यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश ग्रेजुअली alongside the native language, using English exclusively for language instruction, incorporating cultural elements into language learning। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो क्या करेगा, यूजिंग द नेटिव लैंग्वेजेस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश फोकसेस ऑन। जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो क्या करेगा, फोकस करेगा बिल्डिंग वोकैबुलरी थ्रू रीडिंग, टीचिंग ग्रामर इन अ सिस्टमैटिक मैनर, डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, प्रमोटिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटिशन्स। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश एम्फेसाइजेज। जो आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किस चीज़ में एम्फसाइज करेगी, तो ग्रामर ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेज, ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, इंटरएक्टिव एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, लिटरेरी एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो आपकी इंटरएक्टिव एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पे ध्यान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द होलिस्टिक अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड कंटेंट नॉलेज, developing students critical thinking and creativity, incorporating technology in language learning, all of the above। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो होलिस्टिक अप्रोच है आपकी, ठीक है, वो आपका क्या करेगा, डेवलप करेगा स्टूडेंट्स के क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश एम्फेसाइजेज। जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच है टीचिंग इंग्लिश की वो क्या है, लैंग्वेज फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड प्रैग्मेटिक्स, कल्चरल अवेयरनेस एंड इंटरकल्चरल कॉम्पिटिशन एंड द ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इज राइट वन ओवर हियर, क्योंकि देखिए जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो तीनों ऑप्शंस को ही बिल्कुल सही बैठा रही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माइक्रो टीचिंग रेफर्स टू। जो आपकी माइक्रो टीचिंग है यानी सूक्ष्म शिक्षण है वो रेफर्स करता है टीचिंग इन अ स्मॉल क्लासरूम सेटिंग, टीचिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे जो टीचिंग है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये तो गलत ही हो रहा है। टीचिंग प्रैक्टिस इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट, ठीक है ये भी है कंट्रोल इन्वायरमेंट में, लेकिन टीचिंग प्रैक्टिस तो होगा ही नहीं। और टीचिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स है ना, सिमुलटेनियसली जो आपका है वो तो देखिए सिमुलटेनियसली जो मेथड है वो तो दूसरा ही है, तो ये सिमुलेटिंग मेथड में भी नहीं आएगा, तो डी भी यहाँ पे देखिए गलत है। तो आपका बच्चा ए और सी, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग इन अ स्मॉल क्लासरूम सेटिंग, जो सूक्ष्म शिक्षण है वो स्मॉल क्लासरूम सेटिंग में ही तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर लेसन प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज organizing instructional content and activities, assessing students' learning outcomes, creating a conducive learning environment, all of the above। तो all of the above आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो लेसन प्लानिंग है वो देखिए इंस्ट्रक्शनल कंटेंट एंड एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज करती है, एसेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको भी असेस करती है, और क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करती है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग इंक्लूड्स। बेसिक एलिमेंट्स जो हैं लेसन प्लानिंग के वो क्या इंक्लूड करते हैं, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड असेसमेंट मेथड्स। देखिए यहाँ पे जो आपका है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए जो आपके बेसिक एलिमेंट लेसन प्लानिंग के हैं वो टीचर्स क्वालिफिकेशन और स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड अवेलेबल रिसोर्स को तो लेगा नहीं, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड डिसिप्लिन पॉलिसीज़ को भी नहीं लेगा, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट है लेसन प्लान का वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो आपकी हैं वो भी हैं, और असेसमेंट मेथड्स। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर्बर्टियन, RCEM, ब्लूम्स एंड NCERT आर डिफरेंट अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर इवैल्यूएशन, स्टूडेंट असेसमेंट। तो इसका आंसर आई थिंक सबको ही पता होगा लेसन प्लान, क्योंकि इन सब लोगों ने लेसन प्लान पे ही काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईयर एंड यूनिट लेसन प्लानिंग रेफर्स टू प्लानिंग लेसन्स फॉर एन इंटायर एकेडमिक ईयर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 69 में, क्योंकि जो ईयर एंड यूनिट लेसन प्लान है वो पूरा इंटायर एकेडमिक ईयर को लेकर के चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 70 नंबर का, वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रोज पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन इन टीचिंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर।
हाँ, क्योंकि देखिए जो प्रोज पोइट्री ग्रामर एंड कंपोजिशन का जो प्रिपरेशन है वो क्या करता है आपका, डेवलपिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज स्किल, इन्हांसिंग दियर लिटरेरी एप्रिसिएशन, प्रमोटिंग दियर राइटिंग एबिलिटीज़ एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑल ऑफ दी एबव आपका सही होगा। ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स सच एज ऑडियो विजुअल एड्स एंड OER मॉक्स आर यूज्ड टू enhance classroom engagement, supplement and reinforce instructional content, facilitate interactive and multimodal learning experience. All of the above is right one over here. I think ये आपका repeated question ही है. Next question आपका है, audio visual aids are effective in teaching English because they cater to different learning styles, stimulate visual and auditory senses, make learning more engaging and memorable. देखिए आपके जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो क्या करते हैं, तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को भी देखिए करते हैं कैटर, और स्टिमुलेट विजुअल एंड ऑडिटरी सेंस भी करते हैं, मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग एंड मेमोरेबल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल सही होगा। OER मूक्स स्टैंड्स फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर आई थिंक सभी बच्चों को आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 74 नंबर का, वो है द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज टू। जो आपका इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का रोल है वो क्या है, गाइड टीचर्स इन डिलीवरिंग कंटेंट इफेक्टिवली, बिल्कुल सही है। इंश्योर अलाइनमेंट विद करिकुलम गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ये भी आपका सही है। प्रमोट स्टूडेंट सेंटर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, तो आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज अ लिंग्विस्टिक स्किल्स दैट इन्वॉल्व्स प्रोनाउंसिंग वर्ड्स एक्यूरेटली, एक्सप्रेस आइडियाज फ्लुएंटली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे देखिए सही होगा, क्योंकि ये आपका पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया गया है, क्योंकि जो लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल आपके पास अगर है तो आप अपने आइडियाज़ को फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्पीकिंग एज अ लिंग्विस्टिक स्किल फोकसेस ऑन। जो स्पीकिंग है आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है वो क्या फोकस करेगी, यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड ग्रामर, लिसनिंग टू अदर्स अटेंटिवली, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट, राइटिंग पर्सुएसिव एसेस। तो देखिए क्या होगा आपको, अगर आपकी बोलने की जो आपकी स्किल है लिंग्विस्टिक, जो आपकी लिंग्विस्टिक है यानी कि द्विभाषीय है, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब द्विभाषीय नहीं, मतलब लिंग्विस्टिक होता है, एक से अधिक जो भाषाएं होती हैं, अगर आपको वो बोलना आती हैं तो आप क्या करेंगे, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट अच्छे से आप उसको फोकस कर पाएंगे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, रीडिंग एज अ लिंग्विस्टिक स्किल इन्वॉल्व। जो आपकी रीडिंग है एज अ लिंग्विस्टिक स्किल्स वो क्या इन्वॉल्व करती है, डिकोडिंग रिटन लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, प्रोनाउंसिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस करेक्टली, स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, राइटिंग ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंसेस। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए जो आपकी रीडिंग एज अ लिंग्विस्टिक स्किल्स है वो आप क्या करेंगे, प्रोनाउंसिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस करेक्टली आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइटिंग एज अ लिंग्विस्टिक स्किल्स। अब यहाँ पे देखिए पहले जो आपकी स्किल्स पूछी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक स्किल्स थी, यहाँ पे अब लिंग्विस्टिक्स स्किल्स की बात कर रहा है। तो राइटिंग एज अ लिंग्विस्टिक स्किल्स जो आपका है वो क्या करेगा, क्रिएटिंग कोहेरेंट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशंस, बिल्कुल सही होगा आपका ए ऑप्शन। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अगर स्किल है आपकी एज अ लिंग्विस्टिक्स, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट कोहेरेंट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशंस आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज डन टू। जो आपका इवैल्यूएशन है इंग्लिश टीचिंग में वो कैसे होगा, तो एसेसेस स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मेजर लर्निंग आउटकम्स एंड प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए जो मूल्यांकन होता है वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को एसेस करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। लर्निंग आउटकम्स ऑन प्रोग्रेस, यानी कि वो आपके लर्निंग आउटकम्स का मेज़र करेगा और प्रोग्रेस को देगा। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक, तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्पस, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन मेथड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू। जो आपका टाइप्स एंड
कैरेक्टरिस्टिक्स है इवैल्यूएशन मेथड्स का, वो क्या होगा? द इंटेंटेड आउटकम्स ऑफ असेसमेंट, डिफरेंट अप्रोचेस टू ग्रेडिंग एंड मार्किंग, द स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड द वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज इन असेसमेंट। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पर्पज़ है इवैल्यूएशन का और प्रकार है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या करेंगे? डिफरेंट अप्रोचेस टू ग्रेडिंग एंड मार्किंग को रेफ़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स। जो आपकी टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है इंग्लिश टीचिंग के, वो क्या इंक्लूड करेंगे? तो टेस्ट एंड क्विजेस, ओरल प्रेजेंटेशंस एंड रोल प्लेज, राइटिंग, पोर्टफोलियोज एंड प्रोजेक्ट्स। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट वन ओवर हियर। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है CCE स्टैंड्स फॉर। CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ग्रेडिंग सिस्टम इन इवैल्यूएशन रेफर्स टू। जो ग्रेडिंग सिस्टम आपका है वो इवैल्यूएशन में क्या रेफर करता है? तो असाइनिंग न्यूमेरिकल और लेटर ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CBCS स्टैंड फॉर। अब देखिए CBCS मैंने जो फुल फॉर्म्स बताए थे उनमें से ही एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो CBCS का फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और आप लोग इसका क्रेडिट मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन्वॉल्व। जो आपका अचीवमेंट टेस्ट का कंस्ट्रक्शन है वो क्या इन्वॉल्व करेगा? डिज़ाइनिंग टेस्ट आइटम्स दैट मेजर स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग अ टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट, इंश्योरिंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके अचीवमेंट टेस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 86 नंबर का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज़ यूज टू। जो आपका निदानात्मक मूल्यांकन है वो क्या आपका यूज़फुल है? देखिए आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपके अदर ऑप्शंस हैं वो हैं डिटरमाइन स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड्स, असेस स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, इवैल्यूएट स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़। तो बिल्कुल नहीं, जो आपके निदानात्मक मूल्यांकन होता है वो बच्चे की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिमीडियल टीचिंग रेफर्स टू। अब जो आपका उपचारात्मक जो आपका टीचिंग है वो क्या होगा? प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो अदर ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि देखिए कंडक्टिंग इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ फॉर हाई अचीवमेंट स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना है। और सी ऑप्शन में देखिए क्या है? इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी नहीं होगा। असाइनिंग एक्स्ट्रा असाइनमेंट टू ऑल स्टूडेंट्स, नहीं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है कि प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक इन्वॉल्व। जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस है इंग्लिश टेक्स्ट बुक को लेकर के वो क्या इन्वॉल्व करेगा? तो इवैल्यूएटिंग द अलाइनमेंट विद द सिलेबस, assessing the readability and the relevance of the content, identifying any biases or cultural मिसरिप्रेजेंटेशंस। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक के क्रिटिकल एनालिसिस को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है द सिलेबस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्रोवाइड्स। तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का सिलेबस वो क्या प्रोवाइड करेगा? एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट टू बी कवर्ड। सही है बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो सिलेबस है उसमें हम पहले ही देख लेते हैं ना कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, कितने आपके लेसन्स हैं, कैसे आपको मैनेज करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो हमें एक नज़र डाल लेते हैं ना। तो सही है एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट टू बी कवर्ड। फिर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, फिर है गाइडलाइन फॉर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड ऑल ऑफ द एबोव। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों ने ऑल ऑफ द एबोव किया है, जो कि सही भी है, क्योंकि देखिए सिलेबस जो होता है वो क्या प्रोवाइड करेगा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स को, गाइडलाइंस फॉर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग्स को,
या फिर एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट टू बी कवर्ड। आई थिंक मेरे हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, अमेरिकन कल्चरल डोमिनेंस, यूनाइटेड नेशंस लैंग्वेज पॉलिसीज एंड द ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया है वो इन्फ्लुएंस्ड हुई थी ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ही। नेक्स्ट आपका है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो एनसीएफ है 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। वो क्या एम्फेसाइज करेगा? तो ग्रामर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड लिटरेचर बेस्ड। तो यहाँ पे आपका स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस को एनसीएफ में इन्वॉल्व किया गया था, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रोल ऑफ इंग्लिश इन द इंडियन स्कूल करिकुलम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रीजनल लैंग्वेज रेफरेंसेस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ग्लोबल कम्युनिकेशन डिमांड। तो आप देखिए, दो इंग्लिश को है इंडियन स्कूल करिकुलम में क्या कहाँ से प्रभावित हुआ था? तो ये आपका ग्लोबल कम्युनिकेशन डिमांड होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल कम्युनिकेशन डिमांड से ही हुआ था। और इन्फ्लुएंस बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर सकते हैं हम लोग, तो ए ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे 50-50 का मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए जो आपका रोल ऑफ इंग्लिश है इंडियन स्कूल करिकुलम में, वो एनईपी ने ही तो दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी, उसने ही तो इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। और तो यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन डिमांड भी है, क्योंकि देखिए वैश्विक जो आपकी भाषा बढ़ रही है, इंग्लिश को प्रेफर ज़्यादा किया जा रहा है। तो यहाँ पे ए और डी आपके दोनों ही मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन को लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है। 70 डी ऑप्शन हो जाएगा, 30% आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश इज कंसीडर्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया बिकॉज इट इज़। जो आपकी इंग्लिश है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, वो क्या है? टॉट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, नहीं, ये आपका नहीं होगा। फिर है आपका बी है नॉट द नेटिव लैंग्वेज ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए जो आपके इंग्लिश हैं वो सेकेंड लैंग्वेज में हैं। क्यों है सेकेंड लैंग्वेज? क्योंकि आपका जो इंडिया है वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी हिंदी है ना, क्योंकि मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है वो हिंदी है, और इंग्लिश आपकी सेकेंड लैंग्वेज है। तो आंसर यहाँ पे इसीलिए भी सही होगा, क्योंकि इंग्लिश जो है नॉट द नेटिव लैंग्वेज ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंडियंस, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज द सेकेंडरी लेवल इंक्लूड। जो आपकी सेकेंडरी लेवल की इंग्लिश टीचिंग है उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? डेवलपिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशंस, इन्हांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, फॉस्टरिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 95 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है टीचिंग ऑफ प्रोज इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स। जो आपकी टीचिंग ऑफ प्रोज है इंग्लिश में वो क्या इन्वॉल्व करेगी? तो डेवलपिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, एनालिजाइंग द लिटरेरी डिवाइसेस एंड थीम्स, इनकरेजिंग द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो प्रोज है वो तीनों चीज़ों को ही लेकर के चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ अ लेसन प्लान इन्वॉल्व्स। तो आपका पेडागोजिक जो एनालिसिस है लेसन प्लान को लेकर के वो क्या है, क्या इन्वॉल्व कर रहा है? तो आइडेंटिफाइंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही है। सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, बिल्कुल सही है। इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीज़ें ही फॉलो कर रही हैं हमारे पेडागोजी की एनालिसिस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड फोकस ऑन। जो आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था वो किस चीज़ पे फोकस करेगा? तो टीचिंग ग्रामर रूल्स थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस,
promoting communicative competence and the developing critical thinking skills, integrating literature into language learning। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड फोकस करेगा, टीचिंग ग्रामर रूल्स थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 98 नंबर का है वो है द डायरेक्ट मेथड इम्फेसाइजेस। जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो इम्फेसाइज किस पे करेगा? एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन, ओरल कम्युनिकेशन एंड सिचुएशनल लर्निंग, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि देखिए जो डायरेक्ट मेथड है वो बच्चों को ओरली पढ़ाने में ज़्यादा यूज़फुल था, और उसने बच्चे के ओरल पे ज़्यादा ध्यान दिया था ताकि बच्चे के अंदर स्किल्स आ जाएं पढ़ने की और सुनने की। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड जो एम्फेसाइज करेगा वो ओरल कम्युनिकेशन एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 नंबर का है द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश एम्फेसाइजेस। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है टीचिंग इंग्लिश की वो क्या है? टीचिंग ग्रामर रूल्स थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग, और फिर है कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ लैंग्वेज यूज, वोकेबलरी एक्सपेंशन थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग एंड एनालिसाइजिंग द लिटरेरी टेक्स्ट फॉर स्टाइलिक डिवाइसेस। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो था यहाँ पर वो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर होगा टीचिंग ग्रामर रूल्स थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। ए ऑप्शन सही है। बहुत से बच्चों ने बी ऑप्शन को भी टिक किया है, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ लैंग्वेज, बट ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पेपर का वो है द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स। तो देखिए बहुत से बच्चों ने टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स ही किया होगा, क्योंकि उनको सूक्ष्म शिक्षण तो यही पता है। और फिर है आपका सिमुलेटिंग टीचिंग सिनेरियोज, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। फिर है यूजिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर है आपका कोलैबोरेटिव लेसन प्लानिंग, तो जो आपकी कोलैबोरेटिव लेसन प्लानिंग है ये आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो माइक्रो टीचिंग बेस करता है प्रिंसिपल पे वो क्या करता है कि कोलैबोरेशन को लेकर के अपने सहकर्मियों सहपाठियों के साथ ही एक सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। तो ठीक है, कोलैबोरेटिव लेसन प्लानिंग इज़ राइट वन ओवर हेयर। तो आज आपके यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ सॉल्व कराएं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था बच्चों के अकॉर्डिंग, बट ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जिन बच्चों ने डीपली आपने मतलब डिटेल स्टडी की थी तो उन बच्चों ने इसको सही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर किए हैं, और जिन बच्चों ने सिर्फ इजी नोट्स और एग्ज़ाम टाइम के भरोसे ही एग्ज़ाम तैयार किया था अपना पेपर, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ गई थी। बट डोंट वरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पेपर अच्छा ही हुआ होगा सबका। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि सभी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें सॉल्यूशन 110% बच्चों को मिलेगा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।